नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ अभय। अमेरिका ने अपनी सेना को, जो कि 2002 से अफगानिस्तान में थी, उसको वापस बुलाने का निर्णय लिया। 2002 से यह सेना अफगानिस्तान में रुकी हुई थी, जो कि अब पूर्णतः इसकी वापसी होगी सितंबर 2021 तक। पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सेना को अब अफगानिस्तान में रुकने नहीं देना चाहते। फिर जो बाइडन आते हैं। जो बाइडन के आने के बाद जो बाइडन ने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ी सी सहूलियत दी जाए, हम सितंबर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम मई 2021 तक सेना को वहां से वापस बुला लेंगे, और जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन आए हैं, उन्होंने कहा कि हम सितंबर तक की सहूलियत देते हैं। अब इस पूरी घटनाक्रम का 2002 से लेके 2020 तक वहां पर सेना रही है और अभी भी टिकी है 21 में। अब ये सेना अगर वापस लौटती है तो इसका क्या असर पड़ेगा वैश्विक परिदृश्य पे, अफगानिस्तान पे और भारत पे भी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमने बुलाया है आचार्य राजेश जी को। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, 2002 से जब 2001 में हमला हुआ, 9/11 का हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिए गए, उसके बाद अमेरिका ने यह सोचा कि वो ढूंढता हुआ, ओसामा बिन लादेन को ढूंढता हुआ, आतंकवादियों को ढूंढता हुआ वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में पहुंचा, और फिर कुछ वो ऐसा पहुंचा कि वो वहीं रुक गए। उसे ये लगा कि अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां पर आतंकवाद है, और अमेरिकी फोर्सेस, अमेरिका की जो सेना है, उसका ये नेचर रहा है, उसके स्वभाव में है कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आतंकवाद है, तो हम उसे जाके खत्म करेंगे। वो प्राथमिकता से इस चीज में डील करते हैं हमेशा से। 2002 से जो सेना वहां रुकी थी, 978 बिलियन डॉलर खर्च किए अमेरिका ने अपनी सेना, जब से 2002 में वहां पर है। 978 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसमें तमाम रसद, एम्यूनिशन, सबका खर्चा शामिल है। 978 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला देश अब अपनी सेना को वापस बुला रहा है। आचार्य जी, अब अगर ये सेना वहां से हटती है, हमें पता था कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पनपा था, तालिबान वहां था, हत्याएं होती थी, आज भी तालिबान है, आज भी कई गुटों में तालिबान है, वहां कई ऐसे चरमपंथी संगठन हैं। अगर अमेरिका की सेना वहां से हटती है तो इसके क्या परिणाम होंगे अफगानिस्तान में? इसमें दो तीन चीज़ों को बड़े गंभीरता से देखना होगा। जैसे विश्व की इस बार की जो कुंडली बनी है, कुंभ लग्न की कुंडली है जी, और जो बाइडेन जी का निर्णय, या यूँ कहें ट्रंप जी पहले ही ये निर्णय ले चुके थे। ये निर्णय दो तरह से मायने रखता है। एक तो आज विश्व के परिदृश्य में यदि हम देखें, पहले की तुलना में मूलभूत अंतर ये है कि पहले रूस और अमेरिका दो ऐसे देश हुआ करते थे जो हथियार बेचते थे और इनकी इकोनॉमी अपने हथियार से ही बैलेंस कर लेते थे। आज आर्थिक रूप से देखा जाए, निश्चित रूप से इकोनॉमिक स्थिति अभी 2-4 साल का यदि पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो अमेरिका की बहुत अच्छी नहीं रही, और वही कारण रहा है कि जब ट्रंप आए तो उन्होंने व्यावसायिक रूप से अपनी स्थिति को सुधारने का या उससे संबंधित कार्य करने के बहुत प्रयास किए, वो उनके सफल रहे। और उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत ये चीज़ देखने को मिली कि कहाँ कहाँ हम खर्च में कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो जब उस खर्च में कंट्रोल करने वाली बारी आई, तब फिर अफगानिस्तान का जो एक आपने आंकड़ा दिया कि कितना वहाँ खर्च हो रहा है, उस खर्च को नियंत्रित करने के लिए सेना बुलाई जाए, वो स्थिति बनती है। और दूसरा, विश्व की जो कुंडली है उसमें अमेरिका की जो सोच है, रूस की जो सोच है और चीन की जो सोच है, ये बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि तीनों देश अब दुनिया में अपने आप को दादा बनाना, शहंशाह बनाने की तरफ ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उस लिहाज से जो अमेरिका ने वहाँ से सेना हटाई है, उसके 3 मायने मुख्य हैं। पहला, आर्थिक स्थिति में नियंत्रण करना, हालांकि वो आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर एक दृष्टि से ज़रूरी भी है। दूसरा, रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव, और तीसरा, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, और इसमें हमें दबाव बना कर रखना। तो इन सब को लेते उन्होंने अपनी सेना को हटाया है, और उस सेना को हटाने के साथ जो परिवर्तन वो देख रहा है कि इसमें परिवर्तन क्या क्या होंगे, क्योंकि आतंकवाद समाप्त तो हुआ नहीं, और समाप्ति के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा काम भी नहीं किया गया कि वहाँ सिर्फ रोका गया है। इस समय में आतंकवादी को रोकना और अब आपका हट जाना,
तो वापस आतंकवाद को ये बढ़ाएगा। आतंकवाद को बढ़ाने में फ़ायदा ये होगा कि जो सेना, जो अमेरिका मदद कर रहा था पाकिस्तान की, उस मदद में भी बचत होगी, तालिबान में भी उसकी बचत होगी। और ऐसे समय में ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये आतंक को बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू करेंगे। और जब तेज़ी से आतंक बढ़ता है तब इनका जो प्रभाव विश्व के परिदृश्य में बहुत तेज़ी से मूव करता है। जी। फिर जब ये आतंक इनका बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जितनी और ईसाई कंट्रीज़ आज अमेरिका को बहुत हल्के में लेते हैं या इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, इस आतंक के दबाव में वो इकट्ठे होंगे और फिर इन पर वो अटैक करना शुरू करेंगे। ये उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा शुक्र के अनुसार हो सकता है कि जब अभी पूरी दुनिया को इकट्ठा करना है और इकट्ठे करने के लिए कहीं ना कहीं एक टेरर ज़रूरी है और टेरर के लिए टेररिस्ट होने ज़रूरी है। तो वो जो प्रभाव आप पूछ रहे हैं कि उसके हटने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से टेररिस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और उसमें भारत को भी संभलना होगा। चीन तो निश्चित रूप से उनके साथ रहेगा, उसकी कोशिश है कि हम सर्वे सर्वा बने रहें। तो ये स्थिति इसमें दिखाई देती है। जी, मैं अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। मैं अपने साथ आंकड़े लेकर आया हूँ। आंकड़े ये कहते हैं कि 2002 से लेकर 2020 तक अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में रहीं। अब 2011 में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा 1,10,000 थी। 1,10,000 सैनिक 2011 में थे, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। 2002 में जब ये शुरुआत हुई थी तो ये केवल 5,000 सैनिकों से हुई थी, जो कि 2011 में 1,10,000 था। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में फौजों को वहां पे भेजा गया था। और वहां पे फौजें करती क्या थी? जो अफगानिस्तान की लोकल आर्मी थी, पहले तो उनसे डील किया। उनके साथ डील करना भी बहुत एक मुश्किल काम था अमेरिका के लिए। अब फिर अमेरिकन आर्मी ने वहां के जो लोकल अफगानी आर्मी है उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया कि आतंकवादियों से अगर लड़ना है तो अकेले अमेरिकन आर्मी ना लड़े, बल्कि हम ट्रेनिंग दे देंगे अफगानिस्तान की आर्मी को। ये सब घटनाक्रम होने के बाद आप वहां पे लगभग 18 से 19 साल रहे। अब आप अपनी सेना को वहां से वापस बुला रहे। आचार्य जी, मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ISIS, जो कि एक चरमपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन था, क्या वैसा कोई संगठन बनने के आसार लगते हैं? क्योंकि जब फोर्सेस वहां से जाएंगी तब अमेरिका को तो यही कहा जाएगा कि भैया आप यहाँ पे 18 साल रहे, 20 साल रहे, आपने आतंकवाद को रोका, जड़ से खत्म नहीं किया। जड़ से खत्म नहीं हुआ वहां पे आतंकवाद। वहां पे आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे गुट हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक बड़ा आतंकवादी संगठन या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो अपने आप को खलीफा घोषित कर दे, जैसे बगदादी ने किया था? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अभी ऐसा ही होगा। अब जब धीमे धीमे से आतंक जब पैर पसारना शुरू करेगा और चीन की इनको मदद मिलनी शुरू होगी, वहाँ के हथियारों की जब इनको मदद मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये सर्वे सर्वा होंगे। और दूसरा, अभी जैसे गुरु चलेगा शुक्र में, अभी जो अंतर्दशा में आई है, उस अंतर्दशा में शुक्र में गुरु आएगा 3 सितंबर 2021 से 3 मई 2024 तक। तो इस 2-3 साल के अंदर ये संगठन बन के तैयार हो जाएगा। और सितंबर में वापस बुला रहे हैं। सितंबर में वापस बुला रहे हैं। और 24 में 3 मई 2024 के बाद जब शनि आना शुरू होगा, तब इनके अंदर वो खुरापात आनी शुरू होगी कि किस तरह से पूरी दुनिया को दहलाया जाए। तो वहाँ पर ये अपनी फिर प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तब तक इनको एक खलीफा भी मिल चुका होगा। तब तक ये अपनी जड़ें पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और ये पूरे आसपास का जो क्षेत्र है, आतंकवादी क्षेत्र, इसमें पूरी अपनी जड़ें फैला लेंगे और वहाँ से ये पनपना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो विवाद खड़ा होगा, वो विवाद काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा, जिसमें तुर्की वगैरह भी इन आतंकियों की मदद करेंगे और मुस्लिम कंट्रीज विशेषकर इन आतंकियों को समर्थन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि परिस्थिति इन 2 साल में ऐसी निर्मित हो जाएगी कि मजबूरी इनकी रहेगी इन आतंकियों को पाला जाए। और उसके बाद फिर निश्चित रूप से बड़े विवाद के संकेत इसमें मिलते हैं और उसमें बहुत लंबा नुकसान दुनिया को होगा। आचार्य जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय अपने सेना को वापस बुला लेना और फिर विश्व को एक युद्ध के मैदान में ढकेल देना, क्या अमेरिका सही कर रहा है? देखिए, एक बात यह भी है कि अमेरिका अपने सैनिकों को वहां पे क्यों रुकने दे? वहां पर उसके अभी तक 2-2.5 हजार से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और 2-2.5 अमेरिका का एक भी सैनिक मर जाए तो अमेरिका हल्ला मचा देता है। बिल्कुल। लेकिन 2.5 हजार से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं 18 साल 19 साल के अंतराल में। अब ऐसे में अगर अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है तो अमेरिका तो अपने सैनिकों का अच्छा चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके सैनिक किसी दूसरे देश में मरे। और क्यों मरे? क्योंकि वो तो अमेरिका के सैनिक हैं और
पैसा भी अमेरिका ने पानी की तरह बहाया है, तो अमेरिका वो अपना पैसा भी रोकना चाहता है, क्योंकि महामारी का दौर चला है, इतना कठिन दौर रहा है विश्व के लिए, तो अमेरिका अपनी पैसे की बर्बादी नहीं चाहता। लेकिन पैसे की बर्बादी तो आचार्य जी तब होगी ना जब एक चरमपंथी संगठन फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से आपको उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा उसे खत्म करने के लिए। अभी यही तो एक बात है ना, आज वो अकेला उस चीज़ से लड़ रहा है, बाकी रूस अपने आप में सेफ है, चीन अपने आप में सेफ है, सब लोग अपनी अपनी बाउंड्री को सेफ किए बैठे हैं, और खर्च कौन कर रहा है? वो अकेला। अब जब वो वापस हटेगा, क्योंकि अपराधियों का इनका कोई धर्म नहीं होता है, जब जहाँ ये पहुँचेंगे वहाँ ये हरकत करेंगे, इनको यदि एक जगह बंद कर दिया जाए तो आपस में लड़ मरेंगे, ये इसका सिद्धांत होता है अपराध का। तो वो जो स्थिति अभी इनकी बनेगी, वो गुरु तक तो ये प्रभाव बनाएंगे। शनि जब आता है तब इन सब चीज़ों का सारा पटाक्षेप होता है और सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। शनि के तक ही ये इंतजार करेगा अमेरिका, और जब तक ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आज रूस और अमेरिका की जो दिखाने वाली दुश्मनी है वो थोड़ी सी टफ है अभी। ये दोस्ती में तभी कन्वर्ट होगी जबकि आतंक का हिस्सा वहाँ भी पहुँचेगा और रूस को भी परेशानी करना शुरू कर देंगे। फ्रांस तो परेशान है और आधी दुनिया को इन्होंने परेशान किया हुआ है, लेकिन चीन चूँकि मुस्लिमों पर शुरू से ही कंट्रोल किए हुए, तो उतना गंभीर परिणाम उसको भुगतने को नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा सेफ है। तो जब इन चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा और धीमे धीमे जब ये मालूम पड़ जाएगा कि चीन की मदद से आ रहे हैं, तब वो उस चीज़ का इंतज़ार करेगा, क्योंकि शनि में जो भी षड्यंत्र होता है ओपन हो जाता है, और जब षड्यंत्र ओपन होता है तब अमेरिका उस चीज़ पर अटैक करेगा। तो जो अटैक होगा वो काफ़ी प्रभावशाली अटैक होगा, और उसके बाद फिर दुनिया में शांति की स्थापना होगी। लेकिन तब तक खून खराबा बहुत होगा, और 2024 से 26 तक की ये स्थिति इसमें बनेगी, तो 24 तक उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 2024 तक एक स्थिति ऐसी बन सकती है, आचार्य जी हमें बता रहे हैं। आचार्य जी, मैं अपना अगला प्रश्न आपसे करूंगा कि अफगानिस्तान तो एक मुल्क है, उससे जुड़े हुए पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, अब ईरान से भी लगती है अफगानिस्तान की सीमा, तो इन पड़ोसी मुल्कों पे क्या असर पड़ सकता है अमेरिका की सेना के चले जाने का? इनके असर में तो सबसे मुख्य जो असर पड़ने वाला यही पड़ने वाला है कि अपराध जिस तरह से पनपेगा, वो अपराध लूट खसोट के ही पनपेगा। मतलब पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत अच्छा अब समय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में तो ऐसे आटा दाल की कमी चल रही है, वहाँ पे राशन नहीं बचा है। वो भले नहीं बचा हो, लेकिन क्या होता है, व्यक्ति के साथ मनोबल भी होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसके दम पर व्यक्ति टिका रहता है। ऐसा नहीं कि 20 दिन बाद पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, कुछ होगा, क्योंकि फिर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये कई बार घटना आ चुकी है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, पाकिस्तान कंगाल होगा, दीवा, तो फिर भी चल ही रहा है, कोई ना कोई मदद करने को कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वो भी स्थिति उनके साथ आ जाती है। पर ऐसी परिस्थिति में जो अपराधी तत्व जमा होगा वो वहीं मारना शुरू करेगा, वहीं मारकाट मचाएगा, वहीं से धन इकट्ठा करेगा, वहीं से फिर लड़ने की वो तैयारी करेगा, क्योंकि लड़ने के लिए अब उनको पता पड़ गया किस किस तरीके के वेपन्स की आवश्यकता है और क्या क्या हमें संसाधन जुटाने होंगे, और चीन उसमें किस तरह से इनकी मदद कर पाएगा, क्योंकि मदद रूस और चीन की तरफ से इनडायरेक्ट मदद इनको मिलेगी, कि रूस भी एक व्यावसायिक देश है। जैसे अभी आपने आर्मेनिया और अजरबैजान देखा, तो नियमानुसार तो आर्मेनिया की रूस को मदद करनी थी, लेकिन रूस ने उसकी आर्मेनिया की मदद नहीं की, जबकि आर्मेनिया को ने पटवा दिया। तो ये व्यवसाय का लक्षण है कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरा यदि मर रहा है तो मरे, मतलब बचाने के लिए खुद नहीं कूदेंगे, रस्सी पटक देंगे, बच गए तो बच गया, तो हमारी राम राम, नहीं बचा तो तू गया। तो वो स्थिति अब इनके साथ जो अभी तक चली हुई थी, उस स्थिति में बदलाव आएगा, जो ग्रह योग है उसके अनुसार। तो ये जो जितनी कंट्रीज आप गिना रहे हो, ये सब मुस्लिम कंट्रीज एक होंगे अपराध को लेकर, और इनको अपराधी ही एक करेंगे, और नहीं होंगे तो इनको मारेंगे पीटेंगे। जो एक सौम्य दर्जे का इसमें व्यक्ति होगा उसकी पिटाई करेंगे, और जो उनके साथ जुड़ जाएगा उसके साथ ये जुड़े रहेंगे, तो आतंक ही फैलाएंगे। अब आतंक बढ़ने का अब समय शुरू हो रहा है, और 2 साल में आतंक बहुत चरम पर होगा, और निश्चित रूप से ये विश्व के लिए खतरा बन जाएगा। आचार्य जी, आप ज्योतिष हैं, ज्योतिष भविष्य देख सकता है, क्या आपको लगता है कि वैश्विक परिदृश्य पे इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि जैसे ही सेना वहां से जाएगी, कोई ना कोई संगठन, ये दुनिया जानती है कि कोई ना कोई संगठन ऐसा होगा जो बोलेगा हमने अमेरिका की फोर्सेस को खदेड़ दिया। हाँ, हमने जबकि उन्हें नहीं खदेड़ा है, अमेरिका अपनी मर्जी से जा रहा है, क्योंकि वो और कितने साल रुकेगा वहां पे, लेकिन कोई ना कोई संगठन आएगा जो बोलेगा हमने खदेड़ दिया, हमने हार नहीं मानी। बिल्कुल। फिर एक संगठन खड़ा हो जाएगा। अब इस चीज का वैश्विक परिदृश्य पर अमेरिका में भी, अगर अमेरिका में आने वाले कुछ सालों में, हालांकि अमेरिका फुल प्रूफ है, अमेरिका ऐसा देश है जहां पे 2001 के बाद से 2001 का
जो हमला हुआ था वो आखिरी हमला साबित हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका में नहीं हुआ है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब अगर ओसामा बिन लादेन जिसको मारा गया, अगर कोई ऐसा खड़ा हो जाता है जो कहता है कि अमेरिका की फोर्सेस ने हमारे साथ 20 साल तक जुल्म ढाए, अब वो खड़ा हो गया, अब अगर उसने अमेरिका पे कल को एक अटैक प्लान किया या दुनिया में कहीं भी अटैक प्लान किया तो क्या होगा? वैश्विक परिदृश्य पे अमेरिका की सेना चले जाने का क्या असर हो सकता है? अब जो युद्ध होगा, अब युद्ध बम वाला युद्ध नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का ये एक युद्ध है, ऐसे ही वायरस ये लोग लेंगे और ये वायरस को छोड़ेंगे। जैविक युद्ध। जैविक युद्ध। और उस युद्ध के बाद परिदृश्य बदलेंगे। अभी आप मानकर चलें कि अब विश्व में 2030 तक कोई शांति नहीं होनी है, और 2030 तक बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आधी जनता भी नहीं बचेगी। इतनी स्थिति इसमें खराब होनी है। ग्रह योग जिस तरह से अब बतला रहे हैं कि संकेत, क्योंकि हम पुराने रिकॉर्ड भी देखते हैं ना, तो वहीं बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे हम 1940-45 तक प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हम लड़ते रहे, उसमें हमारी सेनाएं सबसे ज़्यादा मारी गई। भारतीय सैनिक ही उसमें मारे गए कि ब्रिटेन की तरफ से भारत ही लड़ा, रूस से झगड़ा हुआ तब भारत लड़ा, तो हम लाखों करोड़ों सैनिक तो हमने उसमें ही कमाए। तो वो स्थिति यहाँ भी अभी निर्मित होने वाली है। अब जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति के अंतर्गत आप रक्षा सुरक्षा का, बम का, बड़े बड़े आपने सेटेलाइट लगाए हुए, इनका कोई असर नहीं होना है। अब होगा जैविक युद्ध, और जैविक युद्ध में जो बचा वो बचा, तो उनमें अब इस्तेमाल इन आतंकवादियों का होगा। जैसे अभी कुछ परिस्थिति भारत में भी जिस तरह से फैला है उसका मैं बहुत ज़्यादा उल्लेख अब इसलिए नहीं करूँगा कि अभी आंकड़े खुद ही आएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी बोलूँगा तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, आपने कहाँ का एक नया खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी हमें शांति का समय और वर्तमान परिस्थिति से निपटने का भी समय। हालांकि 2 महीने बाद मैं इसका खुलासा कर सकता हूँ, तब तक ये कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। 2 महीने बाद आप कुछ बड़ा खुलासा करेंगे? हाँ, 2 महीने बाद हम आचार्य जी को जरूर बुलाएंगे, क्या है बड़ा खुलासा आपको बताएंगे जरूर। मैं बिल्कुल, है ना, वो करूँगा। तो वो अभी जो आने वाले समय में स्थिति आई वो ये वाली स्थिति बनेगी, तो वहाँ रूस भी परेशान होगा, वहाँ अमेरिका भी परेशान होगा। जब परेशानी बढ़ेगी तब मित्रता बढ़ती है। जैसे अभी हमारे 4 जो देश हम इकट्ठे हुए हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड जो संगठन बना है ना अभी, ये चीन के भय से बना है। भय बिन होई ना प्रीत। तो जब भय फिर वैसे व्याप्त होगा तो फिर एक संगठन नया तैयार होगा 2024 में। फिर वो संगठन दुनिया के लिए काम करना शुरू करेगा। पहले तो ये खुद अपनी रक्षाएं करेंगे और उस स्थिति के बाद फिर जो शांति की बात होगी फिर होगी, लेकिन तब तक काफ़ी विपरीत स्थिति हर देश को देखनी पड़ेगी। आचार्य जी, अमेरिका की फोर्सेस तो वहाँ से जाएंगी और सितंबर में वो पलायन कर जाएंगे, वापस वो चले जाएंगे। अगर वो पलट के वापस चले जाते हैं तुरंत कुछ ना कुछ होगा, जैसा आप और मैं जानते हैं, आपने मुझे भी बताया। पर इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भारत के संबंध अफगानिस्तान से भी है, अमेरिका से भी है, लेकिन भारत एक युद्ध प्रिय देश नहीं। भारत किसी का युद्ध नहीं चाहता, ना आतंकवाद चाहता है। तो ऐसे में भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा लगती है पाकिस्तान से। अगर अफगानिस्तान में कुछ ऐसे चरमपंथी हैं, और पाकिस्तान में भी हमें मालूम है ऐसे दिमाग के लोग हैं जिन्हें चरमपंथ ज्यादा आकर्षित करता है, अगर पाकिस्तान को मदद मिलने लगी आतंकवाद की अफगानिस्तान से, तो भारतीय परिदृश्य में मतलब क्या असर पड़ेगा भारत पे? अगर कल को कुछ ऐसा अप्रिय घटना होती, अगर ऐसा कोई संगठन खड़ा हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि अमेरिका के अभी होने से वहां पर नहीं है और जाने के बाद होगा, तो इस पे भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, भारत को तो हर गंभीर असर के लिए अब तैयार रहना चाहिए जी। एक तो प्रकृति अपने आप को कंट्रोल करती है, तो भारत की पॉपुलेशन निश्चित रूप से बहुत बेकार स्थिति में पहुंच चुकी है जी। आज 140 करोड़ लोगों में से 1% लोग भी परेशान नहीं हुए हैं, और हमारे यहाँ ऑक्सीजन का हाहाकार मच गया जी। बिल्कुल, खाली 1 करोड़ व्यक्ति परेशान हुआ, और 140 करोड़ में 1 करोड़ की क्या वैल्यू है? आप उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, तो 140 करोड़ का क्या है? 140 बोलकर करोड़ लगाने से शब्द बड़े आसान दिखते हैं कि 140 जी, लेकिन जब इनको मल्टीपल करके और सोच के बिंदी लगा के शुरू करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो वो अब कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और हमारे ऐसे साधन संसाधन और ऐसा धनाढ़ स्थिति भी नहीं है कि हम 140 करोड़ लोगों के लिए, यदि हम हमारे सालाना बजट देखें तो 500, 700, 1000 रुपये हर व्यक्ति के हिस्से में आता है, तो उसमें ऐसी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं भी हम कर लें, इसकी संभावनाएं नहीं है।
तीसरा, भारत के विपक्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी बात करें तब वो लूटने और खर्चे की बात करता है। आज यदि जो व्यक्ति वैक्सीन ले रहा है उस वैक्सीन के पैसे दे के वैक्सीन ले तो भी भारत का भला हो सकता है, नहीं तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में भारत का एक लंबा खर्चा होगा। तो उन सब स्थितियों को देखते हैं तो आर्थिक रूप से भारत अभी दिख जरूर रहा है अच्छी व्यवस्था, लेकिन आने वाले समय में अर्थव्यवस्था चरमराएगी। बहुत अच्छा शासन और बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही तो वो वैसे नहीं रहेगी वो, क्योंकि अभी यहाँ जिस तरह से बंगाल में भी हो रहा है वैसे हर जगह होना शुरू हो जाएगा, तो ना मानव अधिकार कुछ कर पाए ना कुछ कर पाए। और भारत की वैसे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत लचर हैं, तो जिसमें अपराधियों के लिए ही भारत स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि अपराधियों के लिए भारत स्वर्ग है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा आतंकी उठाएंगे और भारत के अंदर अव्यवस्थाएं फैलना इसमें शुरू होंगी। तो भारत एक अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करे, उसके लिए भारत को बहुत तेज़ी से प्रयास करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से जो अव्यवस्थाएं फैलेंगी ये भारत के ऊपर अटैकिंग रहेंगी। 370 का मामला भी हटा लिए लेकिन ठंडा नहीं हुआ है ना। और भारत की जो भी सीमाएं हैं वो सीमा भी आज बहुत अच्छे से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं, पेपरबाजी कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम आए दिन जो घटनाएं देखते हैं उस घटनाओं से तो प्रूफ है कि कोई व्यक्ति भारत कभी भी कैसे भी आ सकता है और कई करोड़ों लोग यहाँ आ भी गए। तो जो अंतर द्वंद्व की स्थिति भी बनती है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत के लिए भी ये घटनाएं बहुत सेफ नहीं है। भारत को इसमें सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब भविष्यवाणी करते हैं, भारत का भविष्य देखते हैं, तो 2025 के बाद भारतीय संस्कृति का बोलबाला तो आता है कि भारतीय संस्कृति की विजय होगी, आने वाले समय भारतीय संस्कृति को लोग अपनाना शुरू करेंगे, लेकिन इन सब में 2030 आएगा। पर 2030 से पहले और आज जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि इन आतंकियों का क्या होगा, तो निश्चित रूप से ये आतंकी भारत के लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं। और भारत में यदि एक नहीं रहे, या यहाँ की जनता ने ये सोचा है कि हम अलग अलग विभागों में, हम अपनी जातियों में बटे रहे, तो भारत का भविष्य बहुत अच्छा आने वाले समय में नहीं है। आपको एकजुटता का परिचय देना होगा और भारत के राजनेताओं के साथ आपको भी कदम ताल करना होगा, आपको भी अपनी जिम्मेवारियाँ समझनी होगी, तब जाकर कहीं कुछ अच्छा होगा। अन्यथा बुरे की संभावना ज़्यादा है, अच्छे की संभावना कम है। आचार्य जी, मेरा अंतिम प्रश्न, वैश्विक परिदृश्य आने वाले 10 सालों में कैसा होने वाला है? आने वाले 10 साल हाहाकार वाले साल हैं। यह बहुत अच्छी आप उम्मीद लगाकर नहीं रखें, क्योंकि जो परिस्थिति अब बन रही है ये परिस्थिति प्रकृति ही बना रही है जी। और चूँकि 2031 तक का ये सारा ब्रह्म सदी चल रही है, और उस ब्रह्म की जो सदी होती है ब्रह्मा जी उसको कंट्रोल करते हैं, और उसमें विष्णु सदी है, सॉरी, विष्णु जी इसको कंट्रोल करते हैं। जब विष्णु जी कंट्रोल करते हैं तो इसका ज्योतिषी भी बहुत अच्छा आकलन नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक हम 50% तक पहुँच सकते हैं और साधना के द्वारा 75% तक, और 100% नहीं पहुँच सकते। अभी आपने देखा हो बहुत से ज्योतिषियों के आकलन चुनाव को लेकर गलत आ रहे हैं, दूसरे लेख को लेकर गलत आ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही है। तो उस परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो विश्व में उथल पुथल ही इसमें मची रहेगी। हर देश अपने आप को सर्वेसर्वा बनाने की कोशिश करेगा, सेव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक समय वो था जबकि हथियार रूस के पास होते थे, अमेरिका के पास होते थे, चीन के पास होते थे। अब तो छोटे छोटे देशों को भी वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो सब अपने अपने हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। और आपने देखा होगा आज कोई एक नई मिसाइल छोड़ता है, कोई दूसरा कर देता है, फिर कोई तीसरा कर देता है, रोज टेस्ट हो रहे हैं। तो उस टेस्टिंग में आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि 5 साल में पूरी दुनिया में कोई अलग से टेक्नोलॉजी किसी देश के पास रहे। जैविक हथियार सब तैयार करना शुरू जो है ग्लोबल तो वो स्थिति अब इसमें बन रही है। तो जब सब चीज़ ऐसी हो जाए तो हाहाकार मचने की संभावना होती, जब तक कोई एक होकर कोई ठोस निर्णय ना करें। और ठोस निर्णय करने की स्थिति अभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी हर व्यक्ति को लगता है मैं नंबर 1 बन जाऊँ, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी टेक्नोलॉजी बिके, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी संपन्न बना रहूँ, बाकी लोग गरीब बने रहें, उनका शोषण कैसे किया जाए। तो जब तक कि ये 3-4 चीज़ें जिंदा हैं तब तक परिदृश्य बिल्कुल बिगड़ा होगा, और इन सब में सुधार आते आते 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया है, उनको इकट्ठा करना एक दिन का काम नहीं होता है। तो परिस्थिति ही इनको इकट्ठा कर पाती है, उस परिस्थिति का आपको इंतजार करना पड़ेगा जी। तो हमने आचार्य जी से बात करी तमाम उन मुद्दों के बारे में जो अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से जाने के बाद कैसा असर होगा देश पर, दुनिया पर, क्या स्थितियां बनेगी। आचार्य जी ने हमें तमाम बातें बताई और तमाम भविष्यवाणियां की। आगे भी हम आचार्य जी से उनको बुलाकर ऐसी ही बातें करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर प्रकाश डालते रहेंगे। रही बात अमेरिका की,
अमेरिका का ये डिसीजन, अमेरिका का ये जो चुनाव है कि वो अपने सैनिक वापस बुला रहा है, ये कितना सही और कितना गलत साबित होगा, या क्या इसमें अमेरिका का कोई स्वार्थ निहित है, क्या इसमें वैश्विक परिदृश्य के साथ एक बहुत बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, ये आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।